अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है, यानी कि उसको निकाल करके इनफाइनाइट तक ले जाना है, तो उसकी टोटल एनर्जी मुझे ज़ीरो करानी पड़ेगी। तो मैं उसमें कुछ एनर्जी ऐड करता हूँ, उससे ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। यानी कि जो टोटल एनर्जी नेगेटिव में है वो ही उसको ऐड कर दूंगा पॉजिटिव में, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाती है प्लस 13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, एनर्जी ऑफ हीलियम एटम के लिए वो वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर Z की वैल्यू हम कर देंगे 2। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम की वैल्यू हो जाएगी 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन, उसके लिए भी n की वैल्यू 1 रहेगी, और हमारे पास आंसर आ जाता है 4 इंटू 13.6 विच इज इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे यहाँ पर इन्होंने एक गलत चीज़ करी है, यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन करी है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस एटम की हमने कैलकुलेट करी है, हाइड्रोजेनिक एटम उसे बनाना पड़ेगा, है ना। दिस इज फॉर He+, He+ था, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो He+2 हो जाएगा वो इतनी एनर्जी देने पर, ठीक है। ये हीलियम एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in an orbit is minus 3.4 electron volt. Its kinetic and potential energies are respectively. तो देखो हमारी टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्रेविटेशन में जो हम प्लानिटरी मोशन पढ़ते हैं उसके हिसाब से भी, या फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर टोटल एनर्जी इतनी है तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला करके टोटल एनर्जी इतनी बनती है। अगर हमसे पूछा जाए कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो दोनों को ऐड करने से ये आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन में देखो, इन दोनों को ऐड करने से क्या मुझे ये वैल्यू मिलती है, जी नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों को ऐड करने से क्या मुझे ये वैल्यू मिलती है, जी नहीं, ये भी आंसर नहीं है। क्या इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलती है, नहीं, ये भी आंसर नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू मिलती है क्या, यस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। पर वैसे भी हम जानते हैं कि जो भी टोटल एनर्जी होती है उसी को आप पॉजिटिव यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है माइनस टाइम्स टी यानी कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी इंटू 2 वो हो जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही दो हमारे ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, देखें। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। The kinetic energy of an electron in first excited state is, पहले तो total energy in first excited state उसकी वैल्यू होती है -13.6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू होती है 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर Z² बाई n² होता है, यहाँ पर तो n की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 4, उसकी वैल्यू आ जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी भी चाहिए। ऑलराइट, अगर ये टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेम सवाल देखो रिपीट होगा। The total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom is about -3.4. Its kinetic energy in this state is, yeah, kinetic energy is equal to minus of total energy which is equal to +3.4 electron volt. Option number A is the correct answer. Next question देखें। The ratio of kinetic energy to that of total energy of an electron in Bohr ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, यहाँ हमें पता है दोनों में -1 का अंतर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो हमारा आंसर आना है 1:-1। दिस इज द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ ए हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। तो देखो हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू थी 1 और z की वैल्यू भी थी 1।
हीलियम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू हो जाएगी 2 और z की वैल्यू भी है 2। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ He प्लस इन सेकेंड ऑर्बिट, उसकी वैल्यू हो जाएगी -13.6 इंटू 2² विच इज इक्वल टू, फिर से वही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In which of the following systems will the radius of the first orbit n is equal to 1 be minimum? देखो यार, हमारे पास रेडियस का पहले तो फॉर्मूला लिखो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। हमसे क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू तो 1 दे ही दी है, n की वैल्यू 1 रहने वाली है, तो जिसका z बड़ा होगा उसके लिए रेडियस छोटा होगा, है ना। हमसे मिनिमम ही पूछा है, तो z इनमें से किसका बड़ा है? देखो, डबली आयनाइज लिथियम, लिथियम Li++, इसके लिए z की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे चलें। इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस A0, अच्छा वो जो 0.529 था ना, वो बोर रेडियस हो गया। The radius of the second Bohr orbit of a hydrogen atom is given by, देखो, r is equal to 0.529 n square by z, या फिर इसी को बोला जाता है A0 n square by z। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में आती है ना, सारी की सारी एंगस्ट्रॉन्ग में आती है। ऑलराइट, यहाँ पर हमें z की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए वही है, n की वैल्यू हमने कर दी है सेकेंड बोर ऑर्बिट में, 1 से इसकी वैल्यू कर दी है 2, तो हमारे पास आंसर आता है 4A0 विच इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When hydrogen atom is at in first excited level, तो यार देखो, हमारे पास ग्राउंड स्टेट होती है n is equal to 1 विच इज ग्राउंड, यहाँ पर है n is equal to 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है। When hydrogen atom is in its first excited level, its radius is 4 times its ground state radius, तो ये होना ही है। हमने देखा था r is equal to 0.53 n square by z, n की वैल्यू 1 से जाती है 2 तक, तो r डैश की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स r, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। a इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The radius of the hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 raised to power minus 11 meter. After collision with an electron, it is found to have a radius of 2.2 to 21.2 into 10 raised to power minus 11 meter. What is the principal quantum number, यानी कि n of the final state of atom? तो देखो, हमारा जो r डैश की वैल्यू है वो है 21.2 into 10 raised to power minus 11। ओके, हमें पता है कि r होता है r0 n स्क्वायर बाय z, तो जो इसका इनिशियली जो रेडियस था वो कितना था? 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। ये ग्राउंड स्टेट, यानी कि जब n इज इक्वल टू 1 है तब। ओके, दोनों ही केस में z की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, क्योंकि दोनों में ही हाइड्रोजन एटम यूज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं r डैश, जहाँ पर n हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय r जहाँ पे हमें 1 है, इसकी वैल्यू होगी 21.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 विच इज इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा r0 n स्क्वायर बाय z, ये हो जाता है हमारा r0 1 स्क्वायर बाय z। यहाँ पे देखो, z से z कट गया, r0 से r0 कट गया, 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 से 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 कट गया, हमारे पास आता है 21.2 अपॉन 5.3 इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जा रही है? देखो 4 है ना, 20 डिवाइडेड बाई 5 वैसे ही कुछ 4 आ रही है, यानी कि n इज इक्वल टू 2। जल्दबाजी में 4 मत मार कर देना आंसर, आंसर है n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसको आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom is equal to 0.51 angstrom and its ground state energy equals to minus 13.6 electron volt. If the electron in the hydrogen atom is replaced by a muon
म्यू माइनस लिखा हुआ है ना, चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास इज इक्वल टू 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। यहाँ पर नीट में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है ये, इसको कैसे सॉल्व करोगे? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पास जो दो प्राइमरी इक्वेशंस हैं जिससे हमने सारी की सारी बोर मॉडल की कैलकुलेशंस करी थी, वो क्या थी? पहली इक्वेशन होती है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली है ना, mv²/r इज इक्वल टू kq1q2/r²। तो k q1 यानी कि z e, q2 की वैल्यू e होती है अपॉन r²। हमारे पास ये दो इक्वेशन होती हैं, सारी कैलकुलेशन इन्हीं दो इक्वेशंस होती हैं। अब देखो, अगर हमें रेडियस कंपेयर करना है तो यहाँ से पहली बात तो ये r से एक r कट जाएगा। अगर हमको रेडियस पता करना है तो फॉर रेडियस हम क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाता है, m² v² r²। राइट हैंड साइड में आ जाता है n² h² अपॉन 4π²। राइट, डिवाइड कर दोगे इस तरफ सेकंड से, तो यहाँ पे जो r है वो इधर आ जाएगा, पहली बात तो है ना। तो सिर्फ 2 से डिवाइड किया, 2 का स्क्वायर नहीं किया, तो आ जाएगा mv²। इधर डिवीजन में हमारे पास आएगा kz e²। ओके, यहाँ से हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें कट गई। m से एक m कट गया, v² से v² कट गया, r से ये r कट गया, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है r इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² kz e²। और यहाँ पे जो ये m है, ये m भी नीचे चला जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास देखो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, n² पे, h² पे। ये n की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को म्यूऑन से रिप्लेस कर दिया, तो बेसिकली मास बढ़ गया उसका, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। n की वैल्यू सेम है, h की वैल्यू सेम है, 4π² की वैल्यू सेम है, k की वैल्यू सेम है, z की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नहीं चेंज हुआ है, म्यूऑन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता था कि हमने एक ऐसे पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल है, तो यहाँ पे हम E की जगह अब 2E कर देते, और मास हमने कर दिया है 260 टाइम्स, 207 टाइम। तो जो r' की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r डिवाइडेड बाय 207। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, पहले हमारा रेडियस था 0.51 एंगस्ट्रॉम, अब आ जाएगा 0.51 अपॉन 207 एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास ऑप्शंस में एक 256 दिख रहा है ना, 2.5 वाली कोई चीज़ दिख रही है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये है 5 अप्रॉक्सीमेटली 5 × 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 200। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको मान सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाती है 2.5 × 10⁻13 मीटर। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आ जाता है, 2.5 या फिर ये ऑप्शन। बी और सी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमने नैरो डाउन कर दिया, ए या डी में से ही कोई सा होने वाला। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्या चीज़ है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन हाइड्रोजन द फर्स्ट बोर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हमारी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता कर लेते हैं, ठीक है। फॉर टोटल एनर्जी हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -12 mv²। वेलोसिटी पता करनी चाहिए अब हमें। वेलोसिटी अगर देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों में से मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी, है ना। 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे तो हमारे पास आता है mv²r इज इक्वल टू kz e² था, डिवाइडेड बाय पहली इक्वेशन क्या है,
वी आर डिवाइडेड बाय एन एच अपॉन 2 पाई। m से m कट गया, r से r कट गया, v से एक v कट गई और हमारे पास वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। वेलोसिटी हमें पता चल गया। अच्छा, वेलोसिटी nth ऑर्बिट की वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी बदल रही है? चार्ज नहीं बदला है इलेक्ट्रॉन का, z नहीं बदला है, k नहीं बदला है, 2 पाई नहीं बदला है, ये नहीं बदला है, n नहीं बदला है, h नहीं बदला है, कोई भी चीज नहीं बदली, यानी वेलोसिटी उतनी की उतनी ही रहने वाली है जितनी पहले हुआ करती थी। ओके, लेकिन मास बढ़ गया है तो टोटल एनर्जी टी डैश इज इक्वल टू, पहले जो भी टोटल एनर्जी थी, यहां से हमें क्या पता चलता है, टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m। टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 207 टाइम्स इनिशियल जो टोटल एनर्जी थी, उसकी वैल्यू अब कर दो, हो जाएगी -13.6 इंटू 207। तो ये वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, माइनस में आएगी और है ना, -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसको पहले किलो करूँगा और फिर इसको आंसर मार्क कर दूंगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा सवाल था ये काफ़ी, इसमें हमने एकदम बेसिक से जो हमारी इक्वेशन डिराइव होती है उनको यूज़ किया। उम्मीद करो इस तरीके के क्वेश्चन नीट में ना आए। और एक क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि अगर हमारे पास जो मास है वो तो 207 टाइम्स हुआ और चार्ज की वैल्यू भी 2e हो जाती, मतलब -2e, तब किस तरीके से चीज़ें चेंज होती, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the radius of iodine atom? Atom number 53, mass number 126। अच्छा, ये हम कैसे पता करेंगे? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, R0 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। अब एटॉमिक नंबर 53 है तो क्या हम z की वैल्यू 53 रख देंगे? और हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट का नहीं पता, कौन से ऑर्बिट के लिए हमें पता करना है। और दूसरी बात तो ये फॉर्मूला वैलिड भी नहीं हो। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब हमारे पास हाइड्रोजेनिक यानी कि हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम है, तभी ये काम करेगा। तो या तो इस आयोडीन में से 52 इलेक्ट्रॉन निकालो, तब जाकर ये हाइड्रोजेनिक एटम बनेगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो ये यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन है तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Rn, तो इसमें n कैसे पता चलेगा? देखो इसमें 53 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले तो पता करो कि सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है उसका n की वैल्यू क्या है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरीके से होंगे, क्या 2 8 18 18 एंड फिर 36 नहीं 7 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 5। वैल्यू रख दो यहाँ पर, Rn की वैल्यू आ जाएगी R0 की वैल्यू 0.529 इंटू n की वैल्यू है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z की वैल्यू है 53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाती है यार, इसको 0.53 है ना, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है हमारे पास 100, 25 डिवाइडेड बाय 100 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन क्वेश्चन गलत है, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी गिवन k की वैल्यू इतनी लेनी है हमें, z की वैल्यू 2 लेनी है और h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। तो वैसे तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, सीधे सीधे स्पीड का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू जेड बाय एन इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर ये फॉर्मूले में सीधे सीधे वैल्यू रखूँ तो 2.18, जेड की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी हो जाएगी 2, एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है कब पता है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, कंसीडर द थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे 3 आ जाता है वैल्यू, तो इतने इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली, इसको 2.1 मानोगे तो इससे आती है वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कोई आंसर दिख रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर हमारा आ गया। लेकिन मान लो हमें ये सब वैल्यू दी हुई है और हमें कैलकुलेट ही करना है कि यार ये कहाँ से आया, तो हम फिर वापस चलते हैं बैक टू द बेसिक्स। हमारे पास बोर मॉडल के डेरिवेशन के लिए दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, mv स्क्वायर बाई आर, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसकी वैल्यू हो जाती है k q1 यानी कि ze, q2 यानी कि e डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाता है एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें वेलोसिटी पता करनी है ना, तो यहाँ देखो एम वी स्क्वायर आर है, यहाँ पे एम वी आर है। अगर मैं कर दूँ 2 डिवाइडेड बाय 1 तो इससे मुझे मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एम वी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एम वी आर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई। देखो क्या कट गया, एम वी आर से ये पूरा का पूरा कट गया। हमारे पास सीधे सीधे वेलोसिटी का फॉर्मूला जाता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अब सारी की सारी वैल्यूज आप रख लेना, तो उससे भी आपका आंसर ए ही आने वाला है। इस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द बोर मॉडल ऑफ a hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb's attraction between the proton and the electron। ठीक है, if a naught is the radius of ground state orbit, m is the mass, e is the charge on the electron, and epsilon naught is the vacuum permittivity, the speed of the electron is। अभी हमारे पास m v स्क्वायर बाय r की वैल्यू, देखो इन्होंने ही बोला यहाँ पर कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम्स अट्रैक्शन का यूज करना था। एम वी स्क्वायर बाई आर, जो वो सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के Q1 यानी जेड ई, Q2 यानी ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एक आर से ये आर कट जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। वेलोसिटी is equal to अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने k की वैल्यू रख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, z अपॉन एम आर, और जो ई स्क्वायर है वो अंडर रूट के बाहर चला जाएगा तो सिर्फ ये आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, e अपॉन, अच्छा z की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 रख दो तो हमारा आंसर आ जाता है इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 pi epsilon naught mr, z is equal to 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टार मार्क क्वेश्चन, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन n1 से लेकर 2 वेयर n1 एंड n2 आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू स्टेट्स। ठीक है, assuming Bohr's model to be valid, the time period of the electron in the initial state is 8 times that in the final state. What are the possible values of n1 and n2? अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, केपलर्स लॉ लगा दो यहाँ, ठीक है, केपलर्स लॉ लगा दो, क्योंकि ये भी ग्रेविटेशनल प्लानिटरी मोशन की तरह ही काम करता है हमारा बोर्स मॉडल। पहली बात तो यहाँ पे समझो हमारे पास कुछ न्यूक्लियस है Z, यहाँ पर घूमते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। N1 बड़ा है या N2 बड़ा है, हमें बोला गया है यहाँ पर कि assuming Bohr's model टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स, यहाँ पर तो N1 हमारा बड़ा वाला ये वाला है, दिस इज N1, ये है N2। ओके, T1 की वैल्यू है 8 टाइम्स T2। ओके, तो क्या मैं रेडियस की पता लगा सकता हूँ, रेडियस का रिलेशन, यहाँ पे केपलर लॉ लगा दूंगा मैं भी, केपलर्स लॉ, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक जैसे ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, यानी कि T1 बाय T2
का जो स्क्वायर होगा विल बी R1 अपॉन R2 का क्यूब होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, T1 बाई T2 की वैल्यू है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 64। यहाँ से आता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4। ये चीज़ सबको समझ में आ गई? ओके क्या हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला है? हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.539 n स्क्वायर बाय z। अब दोनों के लिए z की वैल्यू सेम है तो हमारा r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ गया। ओके यानी कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 आ रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n2। बहुत ही अच्छी हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अगर n2 की वैल्यू है 1 तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर n1 की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू होगी 3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब देख लेना इसके हिसाब से जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको आप मार्क कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ये, इसमें केपलर्स लॉ लगा दिया हमने और ऐसा हम कर भी सकते हैं क्योंकि प्लैनेटरी मोशन की तरह ही तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं बोर मॉडल को तब से। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे पास केपलर्स लॉ हमने यहाँ पे लगा दिया तो प्लैनेटरी मोशन और ये ऑर्बिटल मोशन किस तरीके से अलग अलग है। प्लैनेटरी मोशन जब ग्रेविटेशनल मोशन होता है तो उसमें हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर हमारी अर्थ या फिर कोई मास ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करते करते अपनी एनर्जी लूज करके गिर जाएगा। ये प्रॉब्लम ग्रेविटेशनल प्लैनेटरी मोशन में नहीं होती है, वो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में प्रॉब्लम है। इसलिए केपलर्स लॉ सिर्फ यहाँ तक काम करेगा, हमारे पास रेडियस का रेशियो आ जाएगा। फिर ये जो इक्वेशन आई है इसमें कहीं ना कहीं रेडियस पता करने के लिए हमें वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया था, हमने उस तरह की चीज़ें करी थी। और कंजर्व नहीं कराया था, स्टेप्स में क्वांटाइज कराया था, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन हुआ था, उससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, तो प्लैनेटरी मोशन में और ये बोर मॉडल में यही अंतर है। प्लैनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम बस कंजर्व रहता है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड भी होता है, उससे हमें अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मिलते हैं ऐसे। जबकि ग्रेविटी में हमारे पास कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, कहीं पे भी हमारे पास प्लैनेट इस तरीके से प्लैनेटरी मोशन कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटम्स में बहुत सारे हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स देखो ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, या इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्बिट होता है उसमें n की वैल्यू 2 हो जाती है, लेकिन ये भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, जो कि n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से और ऊपर जाओगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 पे पहुंच जाओगे, लेकिन अभी ग्राउंड से देखोगे तो फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। इस तरीके से हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होती है वो n से 1 कम हो जाती है। जैसे n इज इक्वल टू 4 की वैल्यू हो जाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब इन सभी ऑर्बिट्स की कुछ ना कुछ टोटल एनर्जी होती है ना, ये है टोटल एनर्जी जो कि नेगेटिव में होती है। नेगेटिव टोटल एनर्जी है इसीलिए तो वहाँ पे बाउंड है। अगर इसकी टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती मतलब वो इन्फिनिटी तक जा सकता है जहाँ पे उसकी टोटल एनर्जी 0 होती है। ओके, बिल्कुल प्लैनेटरी मोशन की तरह ही। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो उसकी एनर्जी देखो -13.6 से -3.4 हो गई, थोड़ी सी ऐड हुई है। कितनी ऐड हुई है ये देखो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं इसको एनर्जी दूं तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। पर ये एनर्जी मैं इसे दूं कैसे, उस इलेक्ट्रॉन के पास प्लेट में ले जाके तो उसे एनर्जी दे नहीं सकता। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं लाइट डालता हूँ तो वो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और उससे उसको ये एनर्जी मिलती है, वो ऊपर आ जाता है। यहाँ से अगर उसे और ऊपर जाना है तो हमें उसको और एक लाइट देनी पड़ेगी। इस बार उसकी एनर्जी 1.89 एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तभी जाकर के वो यहाँ पर आता है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, मैंने 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर इस पे आके गिर जाएगा। ये सब नहीं होता है ना, ऐसे ये सब चीज़ें नहीं करना है, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए तभी वो वहाँ पर जाकर लगता है। ऑलराइट, तो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। अब सबकी जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आपको याद रहेगी तो आप एग्जाम में फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है। ग्राउंड स्टेट में होती है -13.6, फिर होती है -3.4, फिर होती है -1.51, -0.85, -0.54 और इन्फाइनाइट पे 0।
एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसको याद कर लो, एकदम याद होना चाहिए, इससे हमारी ये सारी वैल्यूज आती हैं। किन्हीं भी दो लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता करने के लिए आप उन दोनों एनर्जीज को डिफरेंस उनका पता कर सकते हो, या फिर उसका भी फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, तो कॉमन रहेगा क्योंकि उसी एक एटम की बात हो रही है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाता है। अगेन कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं, उनको आप याद रख सकते हो, जो जैसे कि ये बहुत बार पूछा जाता है 10.2 आपको याद होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1.89 आपको याद होना चाहिए, 12.1 ये वाला भी याद होना चाहिए, और ये 0.66 ये भी याद होना चाहिए। मेनली तो आपको ये याद रहेगा, तो ये भी आपको अपने आप याद से हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है किन्हीं भी दो लेवल में, वो होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो ये एच सी को भी आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास बचता है सिर्फ 1/लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। इस पे भी डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ओके। साथ में हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ को बताने वाली इक्वेशन है वो है लेमडा इज इक्वल टू 12400 अपॉन डेल्टा ई। इससे हमारे पास एंगस्ट्रॉन्ग में वेवलेंथ आ जाती है। बहुत जगह हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं इसे मॉडर्न फिजिक्स में, एक बार फिर से यूज़ कर लेंगे। हमारे पास अगर n इज इक्वल टू समथिंग, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 तक आना है, तो हमारे पास कितने तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। हमारे पास इसमें 3 अलग अलग फोटोन निकलेंगे, 1 2 3। या फिर हो सकता है वो डायरेक्टली वहाँ से नीचे तक आ जाए, तो इसमें हमारे पास 4 निकलेंगे। हो सकता है यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाए, तो इसमें हमारे पास 5वां ये निकलेगा। या फिर हो सकता है यहाँ से यहाँ तक आने वाला ये 6ठा भी निकल सकता है। तो टोटल हमारे पास 6 तरीके के फोटॉन्स निकल सकते हैं। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 से ग्राउंड पे आता हूँ तो कितने तरीके के निकल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है NC2, या फिर आप बेसिकली इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। इसकी वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू 10 रख दोगे यहाँ से, तो हमारे पास आंसर आता है 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 5 45। n इज इक्वल टू 10 से ग्राउंड स्टेट पर आने में हमें टोटल 45 तरीके के फोटॉन्स निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब और एक चीज ध्यान रखते हैं, हमारे पास जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 400 न्यूटन मीटर होती है, जिसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड साइड में, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 700 न्यूटन मीटर, उसकी एनर्जी होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ से हमारे पास कोई ट्रांजिशन हुआ, उसकी एनर्जी देखो कितनी है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी है, तो यानी कि वो विजिबल रेंज में आ जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ से इधर ट्रांजिशन होता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये हमारा एनर्जी का स्केल है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ कहीं आता है, तो विजिबल रेंज तो बस इतनी थी, ये इससे अल्ट्रा वायलेट रेंज में हमारे पास लाइट आ जाती। तो ये हम इवेंचुअली पढ़ेंगे भी कि जब भी ट्रांजिशन का फाइनल पॉइंट हमारे पास n इज इक्वल टू 2 होता है तो हमेशा वो विजिबल रेंज में आ जाती है, किस्मत से ऐसा होता है। और उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, बामर सीरीज। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी सीरीज होती है, उन सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम इस पे बेस्ड कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम एमिट्स द फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि हाईएस्ट एनर्जी भी हो जाएगा। हाईएस्ट एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी के लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पे, 2 से लेकर के 1 पे आता है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। कैसे आप देखोगे, देखो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है 13.6 इंटू 1 अपॉन, माइनस नहीं प्लस होएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। बाकियों में आप कंपेयर करोगे तो वो क्या आता है 13.6। दूसरा आपको सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा लग रहा है, देखो 2 से लेके 1, बाकी सब में 2 से लेकर के 1, दूसरा कोई और 1 पे एंड नहीं कर रहा है, बाकी हमारे पास एंड कर रहा है 6 से लेकर के 2 तक। तो ये हम कर देंगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 13.6 इंटू 3/4। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है 13.6 इंटू, करो यार यहाँ पे नीचे 36 है,
यहाँ पे 1/4 है, तो यानी वो 9/36 है, 9 - 1 यानी 8/36। अगेन ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है? हाँ, ये उससे तो कम ही आने वाली है यार, तो देख लेना इसकी वैल्यू। ये ज़्यादा है, तो हमारे पास एक्चुअली आंसर हो जाएगा इसका ए। से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जब भी 1 पे गिरता है तो वो एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, और वो 2 से गिरा है, 3 से गिरा है तो उसकी और ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम in nth orbit is En, then the energy in the nth orbit of single ionized helium atom will be। हमें पता है कि एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 Z² / n²। अब हमारे पास n² की वैल्यू सेम रह रही है, लेकिन हाइड्रोजन से हीलियम को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 से लेकर के 2 हो जाती है, Z 1 से लेकर के 2 हो जाता है। एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी 4 टाइम्स एनर्जी के बराबर, है ना, 4 टाइम्स En के बराबर। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, ये क्या ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फॉलोइंग बोर्स थ्योरी द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ए ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इज। बहुत ही आसान सवाल। देखो, इसके लिए हमें कुछ याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होता है, n इज इक्वल टू 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 होती है, यहाँ पे एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद हमारी होती है -3.4, होती है -1.51, उसके बाद होती है -0.85, फिर -0.54, और उसके ऊपर की हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 से आयोनाइज करते हैं तो -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कुछ मुझे ऐड करना पड़ता है, तब जाकर के मैं 0 पे पहुंचता हूँ। वही हो जाती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए वो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। ओके, तो इसके हिसाब से द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इज, तो थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट इन दोनों के बीच की एनर्जी पूछिए, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.85, है ना, माइनस का 0.85 माइनस का 1.51। ओके, यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 1.51 माइनस 0.85। बेसिकली इन दोनों को आप डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये कुछ वैल्यूज आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको याद कर लो। Next question. The energy E of a hydrogen atom with principal quantum number n is given by -13.6 n²। हाँ ठीक है। The energy of photon ejected when the electron jumps from n is equal to 3 to n is equal to 2 state of hydrogen। देखो, इसको हम सीधे कर सकते हैं। एनर्जी पूछे ना, इसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है। सबसे नीचे होती है -13.6, फिर कितनी होती है -3.4, फिर कितनी होती है हमारे पास -1.51, फिर होती है -0.85, फिर होती है -0.54। ये वैल्यूज तो मुझे याद होनी चाहिए। ये था n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। हम कहाँ से कहाँ पर हैं? 3 से लेकर 2 तक, 3 से लेकर 2 तक, तो हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगा तो वो आ जाता है 3.4 माइनस 1.51। आप बोलोगे ये प्लस माइनस कैसे कर दिया? यार, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा ना, हमें पता है ये वाली एनर्जी हायर है, ये वाली एनर्जी लोअर है, तो सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही इन दोनों का एनर्जी गैप है, वही आंसर होगा। आंसर आ जाता है हमारे पास 9, यहाँ पर 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ पर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर ए, 1.9 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from the 5th energy level to the ground level. The velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हो क्या रहा है? हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रांजिशन हुआ है यहाँ से यहाँ कुछ, उसके कारण इस तरफ हमारे पास एक फोटोन निकल गया। फोटोन का कुछ मोमेंटम होता है, अगर इस तरफ मोमेंटम लेके गया है तो इसका भी इस तरफ मोमेंटम आ जाएगा।
तो उसके लिए हमारे पास फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, तभी हम फोटोन का मोमेंटम निकाल पाएंगे। तो पहले हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन डेल्टा ई, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वो हम निकालने के लिए सबसे पहले हम रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में हमारे पास आंसर आ रहा है ना, तो रिडबर्ग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/λ इज इक्वल टू आर 1/, कहाँ से कहाँ तक आए हम, 5 से लेकर 1 तक, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। सीधे सीधे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे एक जेड स्क्वायर और होता है, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है 1। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1 माइनस 1/25, यानी कि 24/25 टाइम्स। ओके, हमारे पास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, उसकी वैल्यू क्या होती है h/λ। ठीक, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी h इंटू 24/25 r। अब यही मोमेंटम हमारे पास इस तरफ है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर एम वी हो जाएगी, इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ एटम होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एटम होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एटम इज इक्वल टू 24h/25 मास ऑफ एटम, क्योंकि एटम की वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन की तो ऑर्बिट के हिसाब से कुछ वेलोसिटी होगी, वो तो हम पता कर भी नहीं सकते यहाँ पर, उसके लिए तो अलग हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर एटम की थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी, वो हम इस तरीके से पता करते हैं, मास ऑफ एटम यूज होगा। आई थिंक यहाँ पर एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये गलत है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 24h/25 m, 24h/25 m, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एटम का मास होगा। नेक्स्ट, an electron changes its position from orbit n is equal to 2 to n is equal to 4 of an atom। हम n is equal to 2 से लेकर के n is equal to 4 तक चले गए हैं। The wavelength of the emitted radiation is, r की टर्म्स में निकालना है। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r z²/1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। लेमडा पूछा हमसे सीधे सीधे, 1/λ इज इक्वल टू, कौन सा है ये एटम हमारे पास, इलेक्ट्रॉन चेंजेस पोजीशन फ्रॉम ऑर्बिट, कुछ दे ही नहीं रखा है जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू 1 मान लो, है ना। तो r इंटू 2 से लेकर 4 तक, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम ऑर्बिट 2 से लेकर 4 तक, 2 से 4 तक गया है तो वो एब्जॉर्ब करके जाएगा, ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो फोटोन एमिट नहीं कर रहा है, वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्वेश्चन में फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं फिर से यहाँ पे नीचे आया होगा सेम ट्रांजिशन पे, तो उस वक्त उतना ही फोटोन एमिट कर देगा। यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाता है दिस इज r इंटू 1/4 माइनस 1/16, यानी कि 3/16। ओके, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाती है 16/3r, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, दिस इज एब्जॉर्ब्ड नॉट एमिटेड। ओके, यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा ना कि एमिट होगा, 2 से 4 जा रहे हैं। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n is equal to 3 to n is equal to 1 in a hydrogen like atom results in ultraviolet radiation. Infrared radiation will be obtained in the transition from। अब ये हो गया ट्रिक क्वेश्चन। ट्रिक क्वेश्चन कैसे, क्योंकि इसमें हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, और अगर पेन उठाया तो हम सॉल्व करने में हमारी हालत भी खराब हो जाएगी। देखो, हमें हाइड्रोजन लाइक एटम दिया है, और उसमें ये भी बोल दिया है कि 3 से 1 में हमें अल्ट्रावायलेट निकलती है। तो क्या हम कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे? हमारे पास जो डेल्टा ई की वैल्यू आई है वो क्या है, 13.6 z² 1 माइनस n1² माइनस 1/n2², तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इससे हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की एनर्जी मिलती है। अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी मतलब मोर देन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए।
तो हमसे पूछा इंफ्रारेड किस में होगी। अब हम क्या सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे N1 और N2 के कि भाई हमारे पास कब इंफ्रारेड आ रही है? जी नहीं, इसका इससे आसान तरीका है। हमारे पास एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, देखो ये 1, ये 2, तीसरा उसके थोड़ा पास होता है, चौथा और पास होता है, पांचवा और पास होता है। ये एनर्जी लेवल्स है, मतलब उनका फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ऑर्बिट का रेडियस नहीं पता कर रहे। हम अगर यहाँ पे स्केल पे बनाना चाहे, ये 0 है, ये होता है हमारा 13.6 Z²। यहाँ पे होते हैं वैल्यूज इस तरीके। तो सबसे ज़्यादा जो गैप होता है यहाँ पर इनमें किस में हमें दिख रहा है? सबसे ज़्यादा गैप हमें दिख रहा है मे बी मान लो 2 से 1 में या इनफाइनाइट से 1 में, इस तरीके से। लेकिन सबसे छोटा गैप कितना होगा? बड़े नंबर्स के पास में सबसे छोटा गैप होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े बड़े नंबर्स के बीच में जो ट्रांजिशन है, देखो 4 से 3 है ना, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3 और 4 से 2। तो 4 से 3 में एक्चुअली सबसे कम एनर्जी निकली होगी, लीस्ट एनर्जी इज इन 4 से लेकर के 3। और अगर इनमें से कोई सिर्फ अगर एक इंफ्रारेड हो सकता है, यानी उसकी सबसे कम एनर्जी होगी, तो वो है 4 से 3। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तो कम से कम होगा ही होगा। अगर इंफ्रारेड अगर एक भी है तो वो यही है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तब हमें सारी की सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। पर हमारे पास सिंगल चॉइस आंसर है, तो फिर हम ऐसे ही सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट jumps from third excited state to second excited state and then from second excited state to first excited state. The ratio of wavelength lambda 1 by lambda 2 emitted in these two cases is। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो n की वैल्यू समझो, हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, और कहाँ से आ रहा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर n की वैल्यू होती है 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ओके, पहला है हमारा 3 से लेकर 2 तक। इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू निकली है? लेमडा 1। फिर हमारे पास यहाँ से आया, यहाँ पर इसमें हमारे पास निकला है लेमडा। क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू r 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर? क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर? ओके, यहाँ से हमें पता करना है लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2। दिस वाज 1, दिस वाज 2, हम कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 1। इससे हमें मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2 विच इज इक्वल टू r से r कट जाएगा, हमारे पास ऊपर बचता है 1/4 माइनस 1/3, 1/4 माइनस 1/9, नीचे बचता है हमारे पास 1/9 माइनस 1/16। अब कर लो यार, यही हमारा आंसर आने वाला है। एलसीएम लोगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 4 इज 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाता है 16 माइनस 9 इज 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16। 9 से 9 कट गया, 4 से 16 कटा है, कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ये आंसर आता है 20 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम था, उसके ऊपर हमने कुछ एक फोटोन डाला, ठीक है, तो यहाँ से उचक करके चला गया किसी एन पे। हमें नहीं पता भी वो एन क्या है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक भी नीचे गिर सकता है, इसमें हमारे पास एक लाइट निकलेगी, या अगर वो बीच में कहीं पे रुकता है और फिर से इस तरीके से आता है तो हमारे पास 2 इस तरीके से फोटोन निकलेंगे। तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे हमें कैसे पता? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स का भी एक फॉर्मूला है, लेकिन पहले हम पता करते हैं एन की वैल्यू कितनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिडबर्ग्स वाला जो फॉर्मूला है ना, वो वाला यूज़ कर देते हैं। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर।
ठीक, यहाँ पर वैल्यूज रखना शुरू किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाता है, हाँ करो भाई, 1/975 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर इंटू 1 माइनस 1/n²। तो यहाँ से वैल्यू आती है 975 एंगस्ट्रॉन्ग है ना, तो इसको भी करो इंटू 10⁻⁻10। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n² इज इक्वल टू, हमारे पास आया था 1.1 इंटू 975 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है n² इज इक्वल टू, यार इसको मल्टीप्लाई करो, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.975, तो ये आ जाता है हमारे पास 975 5 इज 5, 7 + 5 3, ये हो जाएगा 9 + 1 10, 10 + 7 इज 7, 1.073 आ जाता है, इज इक्वल टू 1.0735। n² इज इक्वल टू 1.0735 n² माइनस 1.0735। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n² यानी कि 0.0735 n² इज इक्वल टू 1.0735, यानी कि n² इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.0735 अपॉन 0.0735। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 100 डिवाइडेड बाय 7 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 15 के आसपास आ रही है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है, n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन थी पर हम n की वैल्यू 4 आ गए। अब अगर हम n इज इक्वल टू 4 पर हैं, n इज इक्वल टू 4 से ग्राउंड स्टेट तक आने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ से हम यहाँ पे विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होता। और ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है, देखो, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम in its ground state is 13.6 electron volt. Atoms are excited to higher energy levels to emit radiation of 6 wavelengths. Maximum wavelength of emitted radiation corresponds to transition between. यार ये तो ना कुछ भी वैल्यू दे रखी है, इनका हमें कोई काम ही नहीं है। हमें बोला है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में था, एक स्टेट हो सकती है 1, फिर हो सकती है 2, फिर हो सकती है 3, फिर हो सकती है 4, ऐसे कितनी भी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। हमें बोला है कि अगर मैं इसको यहाँ से किसी लेवल पे ले जाऊं, फिर वहां से जब वो वापस आता है तो हमारे पास 6 तरीके के फोटॉन्स हो सकते हैं। देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये 1 2 3 4। तो हमारे पास वैल्यू आती है कि 6 इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास आंसर आता है n इज इक्वल टू 4। करेक्ट। तो हमने ग्राउंड से लेकर के, यानी कि n इज इक्वल टू 0 से लेकर n इज इक्वल टू 4, ये थर्ड एक्साइटेड है, ये सेकंड एक्साइटेड है, ये फर्स्ट एक्साइटेड है, ये फोर्थ एक्साइटेड है। n इज इक्वल टू 4 तक हम लेके गए थे। अब n इज इक्वल टू 4 तक ले गए हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, मैक्सिमम एनर्जी किस में होगी, 4 से लेकर के n इज इक्वल टू, सॉरी n इज इक्वल टू 1 है ना, मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी 4 से लेकर के 1 तक आने में। मैक्सिमम एनर्जी नहीं पूछिए हमसे, पूछिए मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी 4 से लेकर के 3 में। फॉर मैक्स लेमडा डेल्टा ई शुड बी मिनिमम, और मिनिमम के लिए हो जाता है n इज इक्वल टू 4 से लेकर n इज इक्वल टू 3 तक का ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हाइड्रोजन एटम इन इट द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 1, जिसकी एनर्जी कितनी होती है -13.6। फिर उसके ऊपर होगा n इज इक्वल टू 2, जिसकी एनर्जी कितनी होती है -3.4। फिर होता है हमारे पास n इज इक्वल टू 3, जिसकी एनर्जी कितनी होती है -1.51। फिर होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी एनर्जीज है। मैंने बोला था कुछ वैल्यूज आपको याद करने के लिए, तो कौन कौन सी? देखो 12.1 का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पर अगर वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एब्जॉर्ब कर लेता तो वो इनफाइनाइट पे चला जाता, तो उसने 12.1 का किया है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो गैप कितना होता है? ये होता है हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ये है। तो हम n इज इक्वल टू 1 से 3 तक जा चुके हैं, 3 से वापस 1 पे आएंगे तो हमारे पास कितने स्पेक्ट्रल लाइंस निकल सकती हैं? उसका फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि टोटल 3 लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बार ये यहाँ से यहाँ गिरा तो एक निकला, फिर यहाँ से यहाँ गिरा तो दूसरा निकला, या फिर वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गिरा तो तीसरा निकला। तो हमारे पास 1 2 3 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलने वाली है। आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two particles of masses m1 m2 move with initial velocities u1 and u2, ठीक है। तो हमारे पास दो पार्टिकल है m1 एंड m2, इस तरफ ही मान लो यार u1 एंड u2, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऑब्वियसली u2 की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन हम वेक्टर में एक ही तरफ बनाएंगे। उनका कोलिजन होता है और उनमें से ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल। After absorbing energy, its final velocity of particles are v1 and v2. Then we must have, यहाँ पर फिर हमारे पास ये क्या है m1 है, देखो m2 वो हायर स्टेट में चला गया लेकिन मास तो चेंज नहीं होगा, है ना। इस तरफ हमारे पास v1 हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास v2 हो जाएगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया उसमें। तो यहाँ पर हमारे पास एक बात बताओ, पहली बात तो मोमेंटम कंजर्व होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये वाली वैल्यूज तो हमारे पास होनी ही है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एनर्जी के टर्म में। अब ये एटॉमिक लेवल पे है, तो एटॉमिक लेवल पे एनर्जी भी कंजर्व होती है। वैसे एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में किन्हीं भी दो बॉल को ऐसे टकराते हैं तो कुछ हमारे पास साउंड निकल जाता है, कुछ हमारे पास क्या निकल जाती है, हीट, कुछ डिफॉर्म हो जाते हैं, वो कुछ हीट एनर्जी चली जाती है। तो मैक्रोस्कोपिक बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी के पास और भी जरिए होते हैं अलग अलग ये जगह निकलने के। यहाँ पर तो ये एटम्स है, एटम्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, वहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स ही हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी थी इनिशियल, और यहाँ पर किसी एक ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है ना, मान लो इनमें से इसमें अंदर इसमें छुप गई है एप्सिलॉन, उसने खा ली, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो हो जाएगी फाइनल इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी। और इसमें से हमारे पास वो एप्सिलॉन कम हो जाएगी, क्योंकि वही एनर्जी इसमें से एनर्जी एप्सिलॉन कम कर लोगे तो वो मिलकर के ये दो एनर्जी के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इलेक्ट्रॉन ने, तो बचती है वही हमारे पास फाइनल एनर्जी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, और इन्होंने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए, फिर उनको कुछ मिला नहीं तो उन्होंने एक और बार वही लिख दिया, उसमें से हाफ को उड़ा दिया यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम jumps from excited state n to the ground state. The wavelength so emitted illuminates a photosynthetic material having work function 2.75 electron volt. If the stopping potential of the photoelectron is 10 volt, the value of n is, देखो हमारे पास n से ग्राउंड स्टेट में आया, g स्टेट में कुछ फोटोन निकला, उसकी कुछ एनर्जी रही होगी।
एनर्जी रही होगी, उस एनर्जी से हमने फिर किसी सरफेस पर ऐसे जाकर के ये पड़ा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना था 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू क्या हो जाती है 10 इसमें दोनों को ऐड करके 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है 12.75 इज इक्वल टू 13.6 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। यहाँ से हमें n की वैल्यू पता करनी है। इससे हमें और एक चीज़ पता है, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है ना, n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हमें पता है आंसर आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हमें पता है आंसर आता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 4 आने वाली है, तभी हमारे पास ये आंसर होगा। 4 या फिर 5 भी हो सकती है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर ये 12.5 ओके ओके ओके, तो 12.75 इज इक्वल टू 13.6 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 13.6 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12.75 उस तरफ चला जाएगा, माइनस होगा, तो ये आ जाता है 13.6 माइनस 12.75 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आ जाएगा 0.85। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है n स्क्वायर इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 0.85 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 4। आंसर इज 4, हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए पॉसिबल एनर्जी फॉर ए फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये अब ऐसा सवाल आ गया ना, इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू 13.6, z की वैल्यू तो 1 है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब n1 n2 की कितनी भी वैल्यू रख के चेक करते रहो, क्या पता ये आ जाए, 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 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे आंसर पता करोगे, यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी हो जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 13.6 माइनस में, नेक्स्ट लेवल कितना होता है -3.4, फिर होता है -1.51, फिर होता है -0.85, फिर होता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इनफाइनाइट से नीचे आऊं तो हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। ओके, क्या हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है वो कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, मुझे 10.2 और 12.1 के बीच की कोई भी एनर्जी नहीं मिल सकती, क्योंकि अब मैं इनफाइनाइट से अगर यहाँ तक गिरता हूँ तो मुझे सिर्फ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो वो 12.1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ से गिरूंगा तो वो 12.1 हो जाएगा, यहाँ से गिरेगा तो वो 10.2 हो जाएगा। देयर इज नो वे हमें 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिले, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 0.65 और ये 1.9 ये वाले ना इधर कहीं पे हमारे पास हो सकती हैं।